अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वो वाला सिस्टम जिसमें हमारा खाना, हमारी खुराक हज़म होती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले देखें जी, ये इसका ओवरव्यू दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और आपको पता है कि आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। वो कहते हैं इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली पर और लंबी नाली होती है और चंद मददगार अज़ा होते हैं। एक तो ऐसे लंबी नाली होती है और उसके साथ कुछ अज़ा मिले होंगे, हम आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। इस नाली को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये मुंह से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है। ये नाली जो एलिमेंट्री कैनाल जिसे हमने कहा हुआ है, इसमें क्या होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिगर और लबलबा यानी पेंक्रियाज की रतूबतें अब क्या होती हैं, एंजाइम्स वगैरह जो ये रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, वो सारी उससे रतूबतें कहते हैं, सिक्रीशंस एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचती हैं और खुराक की डाइजेशन में मदद करती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है हमारा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ओरल होता है, जैसे आपके टीचर आपसे कहते हैं आज आपका ओरल टेस्ट होगा, यानी आप सुनाते हैं उसमें टेस्ट सिर्फ। और कैविटी होती है खाली जगह, दो चीज़ों के दरमियान जो हमारी खाली जगह होगी वो कैविटी होती है। जैसे हमारे मुंह के अंदर जगह होती है खाली, हमारी ज़ुबान के ऊपर और हमारे तालू के नीचे, तो इसे कहते हैं ओरल कैविटी। तो मुंह के पीछे मौजूद जगह को ओरल कैविटी कहते हैं। इसमें ज़ुबान की सतह पर लगे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो खुराक का जायका महसूस करते हैं। हमें पता है कि जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ज़ुबान के ऊपर, और उससे हमें खुराक का जायका महसूस होता है। साथ साथ आप चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं, पेंसिल के साथ मार्क करते जाएं। जब आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको जो पॉइंट है आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं ओरल कैविटी में खुराक की मैकेनिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन भी होती है और मैकेनिकल भी, लेकिन ओरल कैविटी में क्या मैकेनिकल डाइजेशन खुराक की शुरू हो जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है जी, मैकेनिकल डाइजेशन खुराक, दांत जो है वो खुराक काट कर छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। ठीक है, ये हो गई मैकेनिकल डाइजेशन। ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़े, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा जो हमारा थूक होता है वो जहाँ से खारिज होता है उन्हें कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके 3 जोड़े होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के जुज़वी केमिकल डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। जुज़वी होते हैं आधी, पार्शियल, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, जुज़वी तौर पे डाइजेशन होती है। ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी से मुंसलिक होते हैं। किससे मुंसलिक होते हैं, ओरल कैविटी, क्योंकि हम अभी ओरल कैविटी पढ़ रहे हैं। ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी से मुंसलिक होते हैं और सलाइवा खारिज करते हैं, थूक खारिज करते हैं। ये सलाइवा में क्या होता है, अब सलाइवा जो हमारा थूक होता है उसके अंदर असल में होता क्या है, पानी, म्यूकस जो होता है ये चिपचिपा मटेरियल होता है। जो हमारा थूक होता है ये चिपकने वाला होता है थोड़ा, अगर आपने नोट किया होगा तो उसमें म्यूकस होता है उसकी वजह से। और एक एंजाइम होता है यानी सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है हमारी थूक के अंदर। पानी और म्यूकस जो है वो टुकड़ों को नम करते हैं, उनको गीला कर देते हैं, और सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो खुराक में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। पानी और म्यूकस जो है वो खुराक को नम कर देते हैं, खुराक को गीला कर देते हैं ताकि वो नरम हो जाए, हमारी मुंह के अंदर डाइजेशन अच्छे से हो जाए। और जो सलाइवरी अमाइलेज होगा वो क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देगा ताकि स्टार्च की डाइजेशन हो सके। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी, आ गया जी निगलना। जो हम खुराक को निगलते हैं, स्वालो करते हैं, उसको गले से नीचे लेके जाते हैं। जिस्मानी और जुज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद, जिस्मानी यानी हमने उसको दांतों ने उसको पीस दिया था, और जुज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद वो जो सलाइवरी अमाइलेज आया था उसने असल में केमिकल डाइजेशन किया। केमिकल है ना, अमाइलेज एंजाइम है, ये केमिकल है। तो जुज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद ओरल कैविटी में खुराक का मजमुआ जिसे बोलस कहते हैं। अब वो जो हमारे मुंह में खुराक मिक्स हो गई है, उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो गया, उसके अंदर जो है थोड़ी सी डाइजेशन हो गई है स्टार्च की, अब उसे हमने क्या नाम दे दिया, बोलस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोलस क्या होता है। MCQs भी आ सकता है कि जब हम निगलते हैं खुराक को ओरल कैविटी से, जो मजमुआ खुराक का आगे जाता है फेरेंक्स में, उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है बोलस। यहाँ से आपका MCQs भी आ सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसे फेरेंक्स की तरफ धकेल कर निगला जाता है। ओरल कैविटी के बाद हमारा दूसरा पार्ट कौन सा आ गया, फेरेंक्स। निगलने के लिए ज़ुबान बोलस को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धकेलती है।
ज़ुबान जो होगी वो पुश करेगी बोलस को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ, गले की तरफ, और निगली गई खुराक फेरेंक्स में दाखिल हो जाती है। अब खुराक हमारी कहाँ पे चली गई है? फेरेंक्स में। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देखें, ये आपकी जो है ये नेज़ल कैविटी है, नाक जहाँ से आप सांस लेते हैं, ये आपका जो है ये ज़ुबान दिखाई हुई है यहाँ पे, और ये आपका बोलस, ये, और यहाँ पे आपका फेरेंक्स है आगे। अब क्या हुआ? अब बोलस को ज़ुबान ने, हमने पढ़ा था ज़ुबान जो है वो पीछे की तरफ धकेलती है। ये देखिए ये ज़ुबान ऊपर की तरफ उठी और यहाँ से ये साथ लग गई तालु के, और बोलस क्या हुआ हमारा पीछे की तरफ चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये बोलस हमारा ये गले में आगे की तरफ जा रहा है फेरेंक्स के अंदर। इसको आगे देखेंगे हम क्या होता है इसमें। आगे देखें जी, फेरेंक्स और एसोफिगस। दूसरा पार्ट क्या है जी? फेरेंक्स और एसोफिगस। जो फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स ये ओरल कैविटी के बाद एक छोटा नली नुमा हिस्सा है। ओरल कैविटी के बाद नली नुमा हिस्सा, ट्यूब लाइक, ठीक है, नाली की तरह, ये कौन होता है हमारा? फेरेंक्स। ये ओरल कैविटी को एसोफिगस और नाक को ट्रेकिया से जोड़ता है। ओरल कैविटी को एसोफिगस से और नाक को ट्रेकिया से जोड़ता है। ट्रेकिया हवा की नाली होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर ट्रेकिया को पढ़ेगी। तो जी एसोफिगस और ओरल कैविटी को एसोफिगस से जोड़ता है, मतलब कि ऊपर ओरल कैविटी है, दरमियान में फेरेंक्स है और उसके बाद है जी एसोफिगस। ओरल कैविटी में शुरू होने वाला केमिकल डाइजेशन का अमल फेरेंक्स में भी जारी रहता है। वो कहता है वो जो केमिकल डाइजेशन का अमल शुरू हुआ था ना ओरल कैविटी में, वो जो स्लाइवरी अमाइलेज आया था, अब वो फेरेंक्स में भी वो अमल जारी रहता है। फेरेंक्स का एक अहम काम खुराक के ज़र्रात को फेफड़ों में जाने से रोकना है। फेरेंक्स क्या काम करता है? खुराक के ज़र्रात को फेफड़ों में जाने से रोकता है। आपका MCQ बन सकता है यहाँ से कि फेरेंक्स जो है खुराक के ज़रात को फेफड़ों में जाने से कौन रोकता है? फेरेंक्स। ये काम एक लचकदार टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू यानी एपिग्लॉटस की मदद से किया जाता है। एपिग्लॉटस उस टिश्यू का नाम है जो खुराक को फेफड़ों में जाने से रोकता है फेरेंक्स के अंदर। जब निगली की खुराक फेरेंक्स से गुजरती है तो हवा की नाली यानी ट्रेकिया का ऊपरी हिस्सा एपिग्लॉटस की जानिब ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है। जब खुराक फेरेंक्स से गुजरती है, फेरेंक्स में खुराक जाती है, जब गुजरती है तो जो हवा की नाली है यानी ट्रेकिया है, उसका ऊपरी हिस्सा एपिग्लॉटस की जानिब ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है। फिर क्या होता है? जिससे इस तरह हवा की नाली का सुराख यानी ग्लॉटस बंद हो जाता है और खुराक, निगली की खुराक इससे ऊपर से गुजर जाती है, यानी कि जो है उस सुराख को बंद कर दिया जाता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ एपिग्लॉटस ट्रेकिया के सुराख को बंद कर देता है। एपिग्लॉटस असल में वो ढक्कन है। एपिग्लॉटस क्या है? वो ढक्कन है जो कि ग्लॉटस को बंद कर देता है ताकि जो खाना है आपका यहाँ से वो यहाँ पे ना जाए। जो आपका खाना है यहाँ से बोलस था वो हवा की नाली में ना जाए, बल्कि वो कहाँ जाए? फेरेंक्स के बाद एसोफिगस के अंदर चला जाए। तो ये था आपका ग्लॉटस और ये एपिग्लॉटस उसका ढक्कन था। इसने एपिग्लॉटस ने ग्लॉटस को बंद कर दिया। नेक्स्ट देखिए जी, आपका फेरेंक्स और एसोफिगस के बाद आपका कौन सा पार्ट आता है? अभी एसोफिगस हमारा जारी है। एसोफिगस एक लंबी नाली है 25 सेंटीमीटर। ये फेरेंक्स को मैदे से जोड़ती है। ये फेरेंक्स को मैदे से जोड़ती है, यानी फेरेंक्स के बाद क्या आएगा? एसोफिगस, और एसोफिगस के बाद क्या आ जाएगा? हमारा मैदा। जब खुराक एसोफिगस में दाखिल होती है तो इसकी मस्कुलर दीवारों में लगातार सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं। जब खुराक एसोफिगस में दाखिल होती है, एसोफिगस में खुराक आ गई, अब यहाँ पे मस्कुलर दीवारें लगातार सिकुड़ती हैं क्योंकि यहाँ पे होते हैं मसल्स, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। वो सिकुड़ेंगे और वो क्या करेंगे? खुराक को नीचे की तरफ धकेलेंगे ताकि खुराक हमारे मैदे में चली जाए। ये सिकुड़ने की लहरें खुराक को एसोफेगस के जरिए मैदे की तरफ लेकर जाती हैं। मसल्स के इन सिकुड़ने की लहरों को पेरिस्टालसिस कहते हैं। मसल्स के सिकुड़ने की लहरों को पेरिस्टालसिस कहते हैं। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी पेरिस्टालसिस क्या होता है? एसोफेगस के अंदर सिकुड़ने की, मस्कुलर दीवारों में सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं और ये लहरें क्या करती हैं? खुराक को एसोफेगस से मैदे की तरफ लेकर जाती हैं और सिकुड़ने की इन लहरों को पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें जी, आपका मैदा, स्टमक आपका शुरू हो गया जी। आपका स्टमक, पिछली आप क्लासेस में मैदे के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ के आए हैं। हम इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे जो है आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बता देती हूँ मैदे के। मैदा जो है हमारा जे शक्ल का एब्डोमेन में
जे शक्ल का इसकी शेप होती है, जे शक्ल का हमारा मैदा होता है। ये कहाँ पे होता है? एब्डोमेन में ऊपरी बाएं जानिब डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, बाएं जानिब, यानी जिस साइड पे हमारा हार्ट होता है उस साइड पे हमारा मैदा है, डायाफ्राम के नीचे। मैदे का वो हिस्सा जो एसोफेगस के फ़ौरन बाद है, यानी ऊपर एसोफेगस था, अभी हम पढ़ के आए, ऊपर एसोफेगस था और उसके नीचे क्या है? मैदा। जो एसोफेगस के फ़ौरन बाद जो मैदे का हिस्सा है उसे वो हिस्सा कहलाता है कार्डिक हिस्सा, क्योंकि ये थोड़ा दिल की तरफ भी है। कार्डिक मसल्स, जैसे दिल के मसल्स को कार्डिक मसल्स कहते हैं, उसे आप याद रखें कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कार्डिक हिस्सा कहलाता है, जबकि वो हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन पर जोड़ बनाता है उसे पाइलोरिक हिस्सा कहते हैं। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कार्डिक हिस्से और पाइलोरिक हिस्से में फ़र्क बताएं, तो आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। MCQs भी आ सकता है कि एसोफेगस के बाद जो हिस्सा होता है मैदे का उसका नाम क्या है? कार्डिक हिस्सा और पाइलोरिक हिस्सा। एसोफेगस और मैदे के जोड़ पर एक मसल्स का हल्का यानी स्फिंक्टर मौजूद होता है। एसोफेगस और मैदे के, जहाँ पे मैदा, एसोफेगस और मैदा जुड़ता है, वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्या मौजूद होता है? स्फिंक्टर, जिसे कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये असल में जोड़ होता है, ये समझ लें यहाँ पे दरवाज़ा होता है, एक यहाँ पे ढक्कन होता है, ढक्कन ही समझे सुराख है जो कि बोलस को मैदे के अंदर धकेलेगा। खुराक को जब खुराक मैदे के अंदर चली जाती है वो ऊपर से बंद हो जाता है ताकि खुराक वापस ना जा सके, स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इसे या एसोफेगस का ज़ेरी स्फिंक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्डिक स्फिंक्टर, जो यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में होगा, कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये खुराक को मैदे में वापस एसोफेगस में जाने से रोकता है। मैदे से वापस खुराक को एसोफेगस में जाने से रोकेगा। कौन रोकेगा जी? कार्डिक स्फिंक्टर। आपका यहाँ से MCQs आ सकता है कि जो एसोफेगस से नीचे खुराक को वापस मैदे से एसोफेगस में आने से कौन रोकता है? कार्डिक स्फिंक्टर रोकता है। MCQs आपका आ सकता है। ये खुराक को मैदे से एसोफेगस में आने से रोकता है। इस तरह मैदा और छोटी आंत के दरमियान पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। अब ये जहाँ से मैदा ख़त्म होगा और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी, यहाँ पे आपका होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मैदे के अंदर खुराक की मैकेनिकल और जुज़वी केमिकल डाइजेशन का जिम्मेदार होता है। हमारा मैदा मैकेनिकल भी होती है और जुज़वी केमिकल डाइजेशन भी होती है। जुज़वी पहले आपको बताया कि पार्शियल होती है, आधी, मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती। मैदे की दीवारें मोटे स्मूथ मसल से बनी होती हैं। मैदे की दीवारें किसकी बनी है? मोटे स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। जब खुराक मैदे में जाती है, पहुँचती है, तो ये मसल्स ज़ोरदार तरीके से सिकुड़ते हैं। जब खुराक हमारे मैदे में आती है तो हमारा मैदा क्या करता है? इसकी दीवारें क्या करती हैं? सिकुड़ जाती हैं और फिर क्या होती है? खुराक को वो तोड़ने में मदद करता है। इस टूटने की वजह से हरारत भी पैदा होती है और हरारत लिपिड्स को पिघलाने में मदद देती है। हरारत पैदा होगी और हीट पैदा होगी हमारे मैदे में, ठीक है। और इससे क्या होगा? लिपिड्स जो हैं पिघल जाएंगे, जो चर्बी है, जो फैट्स है, वो पिघल जाएगा हमारे मैदे में, ठीक है। अब आगे देखें जी। मैदे की अंदरूनी दीवारों में कई छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। मैदे के अंदरूनी दीवारों में यहाँ पे क्या होते हैं? ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वो खारिज क्या करेंगे? गैस्ट्रिक जूस। मैदे के ग्लैंड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जो वो खारिज करते हैं सिक्रीशन, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसमें होता क्या है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर अब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी MCQs आ सकता है कि हमारे मैदे के अंदर कौन सा एसिड होता है जो खुराक को तोड़ता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और गैर फ़ाल एंजाइम पेप्सिनोजिन होता है। पेप्सिनोजिन गैर फ़ाल, ये फंक्शन नहीं करता, ये नॉन फंक्शनिंग होता है पेप्सिनोजिन। इसको बाद में पेप्सन में तब्दील किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। और साथ में म्यूकस होता है मैदे के अंदर। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैर फाल एंजाइम पेप्सिनोजिन होता है और म्यूकस, 3 चीज़ें होती हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पेप्सिनोजिन को फाल एंजाइम यानी पेप्सन में तब्दील कर देता है। क्योंकि जो पेप्सिन है ये बहुत ही तेज़ एंजाइम होता है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो जब ये इसको खारिज करना होता है तो इसको पेप्सिनोजिन की फॉर्म में खारिज किया जाता है और बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको पेप्सन में तब्दील कर देता है। पेप्सिन एंजाइम बड़ी प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स की छोटी जंजीरों में तोड़ता है। पेप्सिन फिर क्या करता है? जो बड़ी प्रोटीन्स हैं उनको अमाइनो एसिड्स की छोटी छोटी जंजीरों में तोड़ता है। हमें पता है कि जो प्रोटीन होती है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या? अमाइनो एसिड, जिन्हें पेप्टाइड्स कहते हैं। जो छोटी जंजीरें हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड
खुराक में मौजूद बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी मार डालता है। यानी हमारे जो खाना होता है खुराक, उसमें बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं खाने के साथ, तो उनको मारता कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि आपका MCQ आ सकता है। आगे देखें, म्यूकस मैदे की अंदरूनी दीवारों पर एक हिफाजती तह बनाता है। म्यूकस मैदे की अंदरूनी दीवार पर हिफाजती तह, क्योंकि हमने पढ़ा भी कि हमारे मैदे में होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेज़ाब, तो वो मैदे को भी ख़त्म कर सकता है, क्योंकि मैदा भी तो हमारा असल में गोश्त का बना है ना, जैसे हमारी बाकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। तो मैदा जब खुराक को हज़म करता है तो मैदा जो है वो अपने आप को भी हज़म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैदे के अंदर म्यूकस जो होता है वो तय बना देता है। ठीक है, म्यूकस हिफाजती तय बना देता है। यहाँ HCl को गैर मौसर करता है। ठीक है, HCl को गैर मौसर न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि हमारा मैदा खुद डाइजेस्ट ना हो जाए। इसलिए पेप्सिनोजन यहाँ फ़ाल नहीं हो सकता और दीवारें टूट फूट से महफूज रहती हैं। यानी हमारे मैदे की दीवारें क्या अब हो गई? महफूज। किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से। खुराक मैदे में अमूमन 3 से 4 घंटे तक रहती है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ जो भी हमने गैस्ट्रिक जूस खारिज किया, वहाँ उसके अंदर HCl था, उसके अंदर पेप्सिनोजिन था, पेप्सन था। अब इस सब अमाल की वजह से क्या हुआ? एक शोरबे जैसा मिक्सर बन गया, जिसे काइम कहते हैं। काइम पहले क्या था? बोलस, जो एसोफेगस से मैदे में आया था। अब मैदे के अंदर जो शोरबा बन गया उसे कहते हैं काइम। काइम के बहाव को पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। हर बार जब पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है तो 5 मिलीलीटर से 15 मिलीलीटर काइम छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये उन्होंने आपका जी कितना अच्छा टॉपिक रहता है ये आगे। अच्छा जी, ये आगे उन्होंने बता दिया आपका कार्डिक हिस्सा। ये आपका उन्होंने स्टमक दिखाया, ये उन्होंने ऊपर वाला दिखा दिया कार्डिक हिस्सा और नीचे वाला दिखा दिया पाइलोरिक हिस्सा। और ये जो आपका स्फिंक्टर था ऊपर, इसका नाम था कार्डिक स्फिंक्टर, और ये जो नीचे स्फिंक्टर था इसका नाम था पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये साथ उन्होंने मैदे के ग्लैंड्स दिखाए हुए, मैदे की दीवार के अंदर ये म्यूकस खारिज करने वाले ग्लैंड्स हैं। ये क्या है जी? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज करने वाले उन्होंने सेल्स दिखा दिए। ये पेप्सिनोजिन खारिज करने वाले सेल्स दिखा दिए। ये सारे इन्होंने हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे दिखा दिए। अच्छा जी, अभी अगर हम आपका ये पूरा टॉपिक पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ, जैसे हमने पीछे अभी हमने पढ़ा, तो इसमें आपका ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। आप ऐसा करें, यहाँ तक अपना आप टॉपिक तैयार करें और इसका पार्ट 2 के अंदर मैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर बाकी जो आपका टॉपिक है वो उसके अंदर अपलोड करूँगी। यहाँ तक आप इसको तैयार करें। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, आप इसमें अपनी राय ज़रूर दें कि इस वीडियो के हम जो लेक्चर आपको पढ़ाते हैं उसमें कोई और क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो लेक्चर बना रहे हैं आपके पढ़ने के लिए बना रहे हैं, ताकि आपको समझ आए और आप इसको पढ़ें अच्छे से, आपको इसमें आपकी हेल्प हो जाए। तो आपका कोई भी इसमें राय है, कोई ओपिनियन है, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में दें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।